हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के प्रकारों या भेदों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आज हम लोग समझेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से आज आपको समझ में आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको जानकारी समझ में आ जाए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ, समझ में आ गया। और अगर कोई डाउट होता है, कोई समस्या होता है, तो कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, आप उसको खचाखच भर दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है पूरा उसको भर दीजिए। सबका रिप्लाई करते हैं, सभी को रिप्लाई देते हैं। ठीक है, आराम से आप कोई भी सवाल पूछिए, सभी को रिप्लाई मिलेगा। आज हम जिस तरह से आपको बताएंगे कि संज्ञा क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, और किस तरह से उदाहरण के साथ हमें आपको जो बताएंगे। अपने बच्चों ने भी पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन वो जो बचपन में हम लोग पढ़े थे वो खत्म हो गया। आज आप ग्रेजुएशन लेवल में आ गए हैं, तो आज आपको दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल जानकारी के साथ और गहराई के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। समझ में आ जाए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या कार्य का नाम बताता है या किसी भी चीज की पहचान कराने वाला शब्द होता है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, संज्ञा किसे कहते हैं। हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये हम लोग पढ़ते थे बचपन में, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा विस्तार रहेगा, थोड़ा सा गहराई में जानने वाला चीज रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण के साथ देख सकते हैं कि राम, दिल्ली, पुस्तक, खुशी, भावना आदि। तो ये सब क्या बता रहा है, किसी भी व्यक्ति का नाम बता रहा है, या फिर जगह का नाम बता रहा है, स्थान का नाम बता रहा है, या फिर किसी चीज का, भावना का या फिर गुण का नाम बता रहा है। खुशी जो है आपका भावना, ये नाम आपका नाम नहीं है लड़की का, ये आपका भावना है। ठीक है, खुशी या फिर इज्जत बोल सकते हैं, जानकारी बोल सकते हैं, तमीज बोल सकते हैं, ये सब क्या है, तो भावना है, गुण है। पुस्तक वस्तु है, दिल्ली आपका किसी जगह का नाम है, और राम जो है आपका किसी व्यक्ति का नाम है। इसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव या गुण के बारे में बताता है, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे संज्ञा के बारे में हम आपको जो है इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग संज्ञा सिर्फ बोलेंगे, आपको वहाँ पर नाम वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। तो संज्ञा इसी को कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी किसी भी भाव को, किसी को गुण को, किसी भी वस्तु को, इसको हम लोग संज्ञा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि संज्ञा के प्रकार या फिर भेद, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और कितने भेद होते हैं वो हम लोग देखेंगे। प्रकार बोलिए या फिर भेद बोलिए, एक ही बात है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा को 5 भेदों में बांटा जाता है। जैसा कि आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये सारा आपका 5 जो है ये आपका संज्ञा रहने वाला है। ये आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसी को बहुत ही विस्तार से। तो आइए समझते हैं 5 भेदों को। सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आइए हम समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, मान लीजिए कि हम किसी भी आदमी के बारे में बोलते हैं कि ये लड़का है, तो ये क्या कोई व्यक्ति है क्या, लड़का नहीं है। व्यक्ति का मीन्स मतलब होता है कि डायरेक्ट किसी चीज को बताना या फिर डायरेक्ट किसी चीज के बारे में बात करना। अगर हम बोले कि राम एक लड़का है, तो राम पता चल रहा है कि राम एक लड़का है। अगर हम बोलेंगे कि वह एक लड़का है, तो ऐसे पता चल पाएगा कि नहीं। डायरेक्ट हम किसी को बोलेंगे कि ये एक लड़का है, तब पता चलेगा। जैसे या फिर किसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत, चेन्नई, सुमन केसरी, पहाड़ी गाय, राम, दिल्ली, गंगा या फिर भारत। यहाँ पर जो है डायरेक्ट बात हो रहा है। यहाँ पर भारत की जगह पर अगर देश लिखा हुआ रहता तो पता चलता क्या कि ये भारत के बारे में बात हो रहा है। अगर हम लिख देंगे कि देश, देश का मतलब तो आपका अफ्रीका भी हो जाएगा, चाइना भी हो जाएगा, आपका अमेरिका भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं कि भारत, या फिर हम लिख रहे हैं गंगा। ठीक है, गंगा। अगर हम लिखेंगे नदी तो आपका गोदावरी आ जाएगा, माही आ जाएगा, बहुत सारा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट अगर बात करते हैं कि गंगा नदी, तो आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, डायरेक्ट बात कर रहा है कि गंगा नदी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ हिमालय पर्वत, तो हम डायरेक्ट हिमालय पर्वत को बोल रहे हैं। ठीक है, कि हिमालय पर्वत गए थे, तो हम हिमालय पर्वत के बारे में बात करें। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्वत के बारे में बात कर दें, आपका आल्प्स पर्वत के बारे में बात कर दें, एंडीज पर्वत के बारे में बात कर दें, तो ऐसा नहीं। हम डायरेक्ट किसी का नाम बोल रहे हैं, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ चेन्नई। चेन्नई का मतलब है कि वो एक जगह का नाम है, और डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि चेन्नई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं आपका आंध्र प्रदेश के किसी शहर, तो हम बोलते हैं कि ये शहर है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर शहर को छोड़ के
किसी भी शहर के बारे में बात करते हैं कि शहर गए थे, तो कौन सा शहर गए थे, ये कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हुआ नहीं कि हम शहर गए थे। हम बोले कि हम गिरिडीह गए थे, तो ये एक संज्ञा हुआ कि हम गिरिडीह गए थे, मतलब डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को डायरेक्ट बताना उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक बार फिर से आपको पढ़ देते हैं, समझ लीजिए क्या लिखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। किसी विशेष के बारे में बात करें, मतलब किसी जिसके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं उसका नाम लेके बोलिए, तब जाके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होगा, तो जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए कि लड़का, शहर, नदी, देश या फिर गाय। लड़का मीन्स क्या, कोई भी लड़का, काला लड़का, गोरा लड़का, लंबा लड़का, छोटा लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, या फिर अगले देश का लड़का, या फिर म्यांमार का लड़का, या फिर चाइना का लड़का। लड़का मीन्स कोई भी लड़का। लड़का एक जाति है, ठीक है। आप किसी भी देश के बारे में बात करिए, या फिर किसी भी लंबे, छोटे, काले, गोरे, किसी के भी बारे में बात करिए, लड़का एक जाति है। तो लड़का सिर्फ बोला गया, मतलब ये एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ आप दूसरे उदाहरण से आप समझिए कि शहर लिखा हुआ है। शहर मीन्स क्या, शहर का मतलब कोई भी शहर, आपका टोक्यो हो गया, आपका धनबाद हो गया। हम लोग अपने देश के बारे में बात करते हैं, जैसे आपका धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, कोई भी शहर हो सकता है। तो शहर मीन्स पूरे शहर के बारे में, पूरे शहर जाति के बारे में बता रहा है, उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। नदी लिखा हुआ है, नदी मीन्स सभी नदियाँ, जो भी नदी है आपका देश विदेश में कहीं भी नदी है, आपका भारत में जो नदियाँ या फिर कहीं विदेश में जो नदियाँ हैं, सभी नदी को लेकर के एक जाति बनाया गया जिसको बोलते हैं नदी। नदी मीन्स सभी नदियाँ, ठीक है। देश में आपका सभी देश आ जाएगा। गाय मतलब कौन सा गाय, पहाड़ी गाय, जर्सी गाय, लाल गाय, काली गाय, भूरी गाय, कौन सी गाय। गाय का मतलब एक जाति, मतलब सारी गाय उसमें आ जाएंगी, तो इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक जाति के बारे में बात होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय बोला गया, तो गाय का मतलब वो सारी गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, काली गाय, भूरी गाय, गोरी गाय, उजली गाय, सारी गाय, जर्सी गाय, सारी गाय इसके अंतर्गत ही आएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा, जब किसी जात के बारे में हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को, तो जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती है। भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती है, मतलब सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, और ये अस्पर्शी होती है, ठीक है। मतलब उसको छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा, जिसको छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसमें क्या क्या आता है, तो व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि भाव जाने जाते हैं, ठीक है। उदाहरण पर आप समझिए, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, इसमें आपका आता है क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि। अब आप बोलेंगे कि सबको छू सकते हैं क्या, या फिर हम लोग इसको पकड़ सकते हैं क्या, तो नहीं, छू भी नहीं सकते। क्रोध को आप छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि अगला आदमी हम पर क्रोध कर रहा है या फिर हम उस पर क्रोध कर रहे हैं। प्रेम को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सिर्फ जिसको अनुभव किया जा सकता है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर आप कोई भी देख लीजिए, बीमारी समझिए, बुढ़ापा समझिए। बुढ़ापा तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसको बुढ़ाते हुए देखते हैं क्या, नहीं देख पाते। वो बूढ़ा हो जाता है तो पता चलता है कि वो बूढ़ा हो गया। लंबाई को आप लंबा होते होते देखते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो लंबा रहता है, दिख जाता है वो चीज़। मिठास आप देख सकते हैं क्या, लेकिन खाने के बाद पता चलता है कि वो मीठा है। बचपन को आप देख सकते हैं क्या कि वो बचपन है, देख नहीं सकते, लेकिन पता चलता है कि वो बचपन, हम लोग महसूस करते हैं उस चीज़ को। हरियाली बोलेंगे कि जो हरा चीज़ रहता है उसको छू लेते हैं, तो भाई वो हरियाली चीज़ को आप छू नहीं लेते, वो किसी चीज़ को आप छू लेते हैं, हरियाली को कोई नहीं छू सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या आएगा, तो सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है, क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध करती है। समूहवाचक संज्ञा का जो सीधा और सिंपल साधारण भाषा में समझिए, जो समूह के बारे में बताता हो, जैसे सभा के बारे में, गुच्छा के बारे में, सेना के बारे में। सेना तो अकेले थोड़ी रहता है, सेना मतलब बहुत सारे जो सुरक्षा बल होते हैं उनके झुंड को सेना कहा जाता है, तो वो सारे, ठीक है। संघ का मतलब एक संघ, वर्ग, परिवार, ये सब क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। आगे हम लोग जानेंगे पांचवा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
वाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी या तोली जाती हैं, ये अगिननीय होती है, मतलब ये इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको तोला या फिर मापा जाता है। उदाहरण से आप समझिए, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, अन्न, चीनी, आटा, चूना, चावल आदि, ठीक है। तो ये सब को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। मापते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिन चीज़ों को हम लोग मापते हैं, तोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये कैसे बता सकते हैं कि जिसको मापते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे या फिर जिसको तोलते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। फल में तो कोई भी, आप मान लीजिए कि कोई आपका आम है, ठीक है, तो आम का मतलब क्या, आम तो बहुत तरह का होता है, आपका हिमसागर आम होता है या फिर बहुत तरह का आम होता है, जहाँ जहाँ से आता है उस तरह का आम होता है, ठीक है। तो आम को अलग अलग अगर इस तरह से बांटा जाए, अगर आम अलग अलग जगह से आता है और अलग अलग नाम होता है, तो मैं उसको जातिवाचक या फिर उसको समूहवाचक क्या बोलते हैं उसको, कि जातिवाचक संज्ञा क्यों नहीं कह देते, क्योंकि आम का मतलब तो सारे आम, चाहे वो कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, आम का मतलब तो सारे आम हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ हिमसागर आम के बारे में बात करें तो उसको व्यक्तिवाचक आम कह देंगे। तो इस तरह से जो कन्फ्यूजन है, या फिर आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको तौलता है, किस बीमारी से गए हैं आपको वो पहले तौलेगा, उस हिसाब से वो इलाज करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अगर 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 वो आपको तौलता है तो इसका मतलब क्या है कि आप द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तौला गया मतलब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। अगर आप दर्जी के पास जाते हैं तो आपको टेप से नापता है तो मतलब क्या आप द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए क्या, तो नहीं। इस तरह के जो कन्फ्यूजन है, आप द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हो गए। आप जो डॉक्टर के पास गए तब भी आप द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हो गए। इन्हीं जो कन्फ्यूजन है, इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो आज का आधुनिक व्याकरण है, आज का जो आधुनिक व्याकरण है, उसको अलग तरीके से बांटा गया, अलग तरीके से दिखाया गया है, लिखा गया है, ठीक है। उसी को हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपने समझा कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जिसको हम लोग मापते या फिर तौलते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण लिखा हुआ है, तो उसी में से अभी हमने देखा दर्जी के उदाहरण को, एक डॉक्टर के उदाहरण को। तो उस तरह से इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ से हम लोग समझेंगे कि आधुनिक व्याकरण के हिसाब से संज्ञा को 3 भेदों में बांट दिया गया है। आज का जो आधुनिक व्याकरण है उसके हिसाब से क्या है, तो संज्ञा को 3 भेदों में बांट दिया गया है ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन जो मन में था कि भाई आम तो बहुत जगह का आता है, उसको जातिवाचक संज्ञा क्यों नहीं कहते, द्रव्यवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों नहीं कहते, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं, जबकि उसको तोल के लिया जाता है, गिन के तो लिया नहीं जाता। लेकिन आता तो अलग अलग जगह से, और आम का मतलब तो बहुत सारे आम हो सकते हैं, तो उसको जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक क्यों नहीं कहा जाता। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये चीज़ लाया गया है, जिसमें हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, गणनीय संज्ञा क्या होता है और अनगणनीय संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप लोगों ने पहले देख चुका है। फिर गणनीय संज्ञा को हम लोग जानेंगे, गणनीय संज्ञा क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन है आपका, अनगणनीय संज्ञा क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ये तीनों जो है, इससे आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है और बाकी संज्ञाएं क्या है। इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तीनों लाया गया था, ठीक है, ये तीनों लाया गया है। उसी को हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपने पहले देख लिया है, तो जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का नाम बताती है। जैसे आपका उदाहरण में राम, दिल्ली, गंगा या फिर भारत, जिसको डायरेक्ट बात कर रहा है उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर इसमें हो रहा है कि आप जिसके बारे में बात करेंगे सिर्फ उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जिसके बारे में आप डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका गणनीय संज्ञा। गणनीय मतलब जिसको गिन सकते हैं, और इसका जो है बहुवचन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा को, ठीक है। क्या लिखा है कि गणनीय संज्ञा वे संज्ञाएं हैं जिन्हें गिना जा सकता है और जिनका बहुवचन रूप होता है। इनका उपयोग एक और अनेक के साथ किया जाता है। गणनीय संज्ञा का मतलब क्या, जिसको गिना भी जा सकता है और जिसका उपयोग बहुवचन के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसको समझिए, तभी आपको समझ आएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में बोले तो लड़का या फिर शिक्षक या फिर मजदूर, सब क्या है, एक वचन है। मतलब किसी के बारे में बोल रहे हैं कि लड़का है, एक लड़का के बारे में बात करें, लेकिन इसको हम बहुवचन कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्रिकेट टीम, बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। जैसे कि आपका हो गया कुर्सी, ठीक है, आप कुर्सी को समझ रहे, तो कुर्सी को हम लोग कर सकते हैं कुर्सियाँ, मतलब बहुत सारी कुर्सियाँ, बहुवचन हो गया। पुस्तक को हम लोग कर सकते हैं पुस्तकें, मतलब बहुवचन हो गया। कुछ जो है आपका शिक्षक को हम लोग जो है बहुवचन नहीं कर सकते, शिक्षक का बहुवचन शिक्षक ही रहता है। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए, शहर का भी बहुवचन नहीं होता, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर शहर का शहरों कर दिए ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो शहर को अगर हम लोग बहुत सारे बहुवचन में बदलेंगे तो वो शहरों हो जाएगा, जबकि ऐसा लिखाता नहीं है, शहर का बहुवचन भी शहर ही रहता है। गांव का बहुवचन गांव लिख देंगे अगर, तो वो बहुवचन हो जाएगा, बहुत सारे गांव आ जाएंगे उसमें। लड़कों के बारे में अगर सिर्फ लड़का लिखा हुआ है, किसी एक लड़के के बारे में बात हो रहा है तो एक वचन है, लेकिन अगर लड़कों के बारे में बात करें तो वो बहुवचन हो जाएगा।
तो गणनीय संज्ञा का मतलब है जिसको हम लोग गिन सकते हैं और उसका बहुवचन में उपयोग हो सकता है, उसको बोलेंगे गणनीय संज्ञा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आप किसी एक लड़के के बारे में बात करें तो उसको गिना जा सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे समूह के बारे में बात करें, वो एक टीम के बारे में बात करें तो वहाँ पर बहुत सारा लड़का है, वो बहुवचन हो गया, लेकिन उसको गिन सकते हैं। टीम को गिन नहीं सकते क्या? अगर 20 लड़का का टीम है तो हम टीम को गिन भी सकते हैं और वो एक बहुवचन के रूप में भी आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? गणनीय संज्ञा। ठीक है। दूसरा है आपका तीसरा है आपका अनगणनीय संज्ञा। ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। इसको क्या, इसका जो परिभाषा है उसको कैसे लेंगे? तो अनगणनीय संज्ञा वे संज्ञाएं हैं जिन्हें गिनती द्वारा नहीं मापा जा सकता, इन्हें मात्रात्मक रूप में मापा जाता है, इनका कोई बहुवचन नहीं होता है। इनको जो है गिना नहीं जा सकता, इनको मात्रात्मक रूप में मापा जाता है और इनका कोई बहुवचन नहीं होता है। जैसे पानी का कोई बहुवचन नहीं हो सकता, पानी तो अपने आप में ही है, तो उसको बहुवचन नहीं किया जा सकता। पानी हो गया दूध, चीनी, हवा, प्रेम, क्रोध, ईमानदारी, जानकारी, संगीत, सलाह, ये सबको बहुवचन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को बहुवचन नहीं किया जा सकता तो उसको हम लोग बोलेंगे अनगिननीय संज्ञा, जिसको मात्रात्मक के द्वारा तोला या फिर मापा जाता है, मात्रा के द्वारा उसको मापा या फिर तोला जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे अनगिननीय संज्ञा, जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, और इसका बहुवचन नहीं होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। आपने देखा गणनीय संज्ञा को उसमें बहुवचन था, लेकिन अनगणनीय संज्ञा में बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मापा या फिर तोला जाता है, इस तरह से इसको बोलेंगे अगणनीय संज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो आधुनिक युग में जो आपका व्याकरण है उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर गणनीय संज्ञा और आपका ये तीसरा है अनगणनीय संज्ञा। तो इस तरह से बांटा गया है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अगर ना चाहे तो आप पांचों लिख के ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये इच्छा का बात है, अगर हम आपको समझाने के लिए सब किए, अगर आप चाहे एग्जाम में तो इसको लिख सकते हैं तीनों को, और ना चाहे तो नहीं लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कहेंगे तो संज्ञा के उपयोग को, उसका कैसे कार्य होता है, उसका क्या महत्व होता है, हम इसके बारे में वीडियो ले आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट कीजिएगा तो उसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।